तो चलिए साथियों, इससे पहले हमने आपको 25 से लेकर 27 तक सभी शिफ्टों को करा दिया था। तो 2 शिफ्ट बचा है और टोटल आपका जो है यानी कि 2 दिन का बचा है, यानी कि 6 शिफ्ट होगा। उसको भी हम जल्दी से ख़त्म कर ही देते हैं ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका फ़ायदामंद हो, ठीक है ना। बीच में हालांकि मैंने स्टॉप कर दिया था, कुछ अलग चीज़ पढ़ा रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी इसको हम टाइम मिला तो इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप 28 का ये फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है ना। और जो पूरा नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ PDF आपको फ्री में मिलेगा। और क्लास नहीं मिल पाता तो टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो टेलीग्राम का नाम क्या है, सेम यही नाम है, साइंस बाय राजकुमार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हालांकि थोड़ा सा आपको जो है ट्रेन उड़ने का आवाज़ आएगा, क्योंकि हम रूम में साथियों नहीं है ना, स्टेशन पर है, अपने स्टेशन पर है। अभी थोड़ा टाइम मिला है हमको, तो थोड़ा आवाज़ आएगा, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना, समझाएंगे आपको बढ़िया से, ठीक है ना। रूम पर जाएंगे तो फिर आपको आवाज़ नहीं मिलेगा दूसरे क्लास के लिए, ठीक है। ये देखिए, चालक की लंबाई का 3 गुना। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए, चालक की लंबाई का 3 गुना, लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, अन्य कारकों में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। साथियों, मैंने बताया है कि प्रतिरोध क्या होता है, चालक के क्या होता है, समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो कह क्या रहा है, चालक की लंबाई 3 गुना कर देंगे, तो इसका भाई 3 गुना करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो सिंपल बात है, एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन था, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए हम पूरा पढ़ाए हुए हैं, आपको लेंस पढ़ाए हैं, दर्पण पूरा पढ़ाए हैं। कह रहा है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है। साथियों, निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया। इसमें साथियों क्या होता है, आपको निकट की चीज़ तो दिखती है लेकिन आपको दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। तो आप समझ जाइए, अगर ऐसा कंडीशन किसी के साथ होता है तो समझिए उसको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में साथियों क्या होता है, ये आपका आँख होता है, ये आँख में उत्तल लेंस होता है, ये इसका रेटिना होता है, समझ गए ना। तो वस्तु जो इसमें प्रतिबिंब जो साथियों बनता है, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के सामने ही बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। ये हमारा रेटिना होता है, तो रेटिना के सामने ही क्या बन जाता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनना चाहता है। अगर मान चलिए कि स्पष्ट, जैसे हम किसी भी चीज़ को स्पष्ट देख पाते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। यानी कि जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं साथियों, उसका प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बन रहा है तो हम उस चीज़ को अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना के आगे बन जा रहा है, पीछे बन जा रहा है, तो समझिए देखने का प्रॉब्लम होगा, समझ गए ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उचित क्षमता वाले अवतल लेंस, अगर दूर दृष्टि रहता तो उत्तल लेंस, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम मात्रा कहाँ पर होगी। तो साथियों, मैंने आपको पढ़ाया है कि चुंबकीय क्षेत्र जब वृत्ताकार पास, इसको मैंने प्रैक्टिकल से सब समझाया है। तो साथियों, इसके प्रत्येक केंद्र पर जो तार के अंदर साथियों क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर वृत्ताकार पास के जैसे, यानी कि संकेंद्रित वृत्तों के जैसा आकार बन जाता है चुंबक क्षेत्रों का। लेकिन जब हम केंद्र पर आते हैं ना साथियों, केंद्र पर आने के बाद क्या होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, और केंद्र पर ही क्या होता है, अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी डिटेल हमने इसका कराया हुआ है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये भी हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, वो देखने के बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है। एंटासिड समझते हैं साथियों, एंटासिड का मतलब होगा, इसमें नाम है एंटा। एंटा मतलब प्रतिरोध, एंटा मतलब विरोध करना, एसिड मतलब अम्ल, यानी कि अम्ल का विरोध करना को एंटासिड कहेंगे, हिंदी में प्रति अम्ल कहेंगे। तो भाई अम्ल का विरोध कौन करता है, मैंने अम्ल क्षारक ने बहुत डिटेल से नूनू बाबू जी से समझाया है। अम्ल का विरोध करने वाला एक ही क्षमता वाला चीज़ है, वो है क्षारक। जहाँ अम्ल देखो ढेर भच कर रहा है, उसको क्षारक के पास भेज दो, एकदम उसका सब भच खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम एसिडिटी को ख़त्म करने में भी करते हैं। जब भोज भात में ज़्यादा खा लीजिएगा तेल ये चीज़ सब, तो आपका पेट देखिएगा गुरगुराने लगेगा, यानी कि गंदा डकार आपको आएगा, यानी कि पेट में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए आप इनो पीते हैं, बेकिंग सोडा खाते हैं, तो वो सब क्या होता है, आपका क्षारक का कार्य करता है, इसलिए आप खाते हैं। और खाने के बाद आपका क्या होता है, ठीक हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, अम्ल पेट में पहले से आपका रहता है और क्षारक मिला तो वो लवण उदासीन बन गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये भी देखिए मैंने आपको पढ़ाया है, IUPAC ने, मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा खत्म किया है। IUPAC ने हमसे देखिए साथियों प्रश्न आया हुआ, ठीक है ना। जो भी हमने पढ़ाया है ना, जो उसको नहीं देखा तो समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। अभी भी समय है, जाकर उसको स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में, मैंने बताया था एल्कोहल का जो लास्ट वाला पार्ट जुड़ता है उसको हम साथियों क्या कहते हैं, सफिक्स बोलते हैं। और उसको क्या जुड़ता है, लास्ट में साथियों जुड़ता है ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है साथियों, ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। और एल्डिहाइड का क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है।
कीटोन का क्या जुड़ता है, ऑन जुड़ता है। कीटोन का क्या जुड़ता है, ऑन जुड़ता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक जुड़ता है। एस्टर का ओएट जुड़ता है। समझ गए ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसमें, तो जाकर उसका IUPAC नेम आपको देख सकते हैं, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो साथियों देखिए ऑल देखो किस में है, तो एक को है, दिख रहा है प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथनॉल, आप बोल दीजिए ब्यूटेनॉल, है ना, इस तरह से आपका ये है। तो हमको ऑल दिखना है, तो ऑल इसमें दिख गया। प्रोपेनाइल ये आपका क्या है, ये साथियों आपका एल्डिहाइड का है। बाकी ये आपका साथियों किसका है, कीटोन का है। ये किसका है, ये आपका ओइक आ रहा है ना, प्रोपेनोइक, ओइक वर्ड आ रहा है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट साथियों कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। ये भी अम्ल क्षार लवण से, देखिए एक के चैप्टर से कितना चीज़ पूछ दिया, और सभी हम पढ़ ले हैं, जो भी हम पढ़ाए थे ना उसी से आपका सब प्रश्न आया था। इस सब एक जो अम्ल क्षार लवण है, रासायनिक अभिक्रिया है, धातु है, ये सब ALP एग्जाम से पहले हम पढ़ाए थे। जो पढ़ के गया था हमसे वो आराम से क्वेश्चन को करके आया है। तो जब अम्ल को साथियों जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। कभी नहीं साथियों, जब अम्ल को जल में मिलाएंगे तो सांद्रता घटेगी ना, हम तनुकृत कर रहे हैं तो सांद्रता घटेगी, बढ़ने वाला बात ही नहीं आ रहा है। इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में कमी होगी। इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन सांद्रता में वृद्धि होगी। आयनों की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथियों यहाँ रेलवे ने गलत आंसर दिया है, इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। आपको थ्योरी मिल जाएगा, मैंने आपको सही से पढ़ाया है। सांद्रता का ये बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा। क्या होगा साथियों, ये घटेगा। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए बायोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है, उत्सर्जन तंत्र से। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है। साथियों नेफ्रॉन में क्या होता है, एक आपका कप टाइप का होता है, इसमें इसको बोलते हैं साथियों बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट या बोमेन झिल्ली बोल दीजिए। और इसमें साथियों गुच्छेनुमा संरचना होती है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या साथियों, ग्लोमेरुलस, जो कि रक्त को फिल्टर करने में पूरा मदद करता है। तो नेफ्रॉन साथियों क्या है, आपको पता है किडनी की क्या है, ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और दो किडनी होती है, आपको पता है। एक किडनी अगर खराब हो जाए तो दूसरे से बढ़िया काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, रक्त को आसानी से फिल्टर करती है ना। रक्त में जो यूरिया होती है बेसिकली उनको फिल्टर करता है कौन, आपका दोनों किडनी, है ना। तो एक किडनी में साथियों लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन आपका होता है, ठीक है ना। तो जो कप से आपका संरचना होता है ना, कप टाइप का, इसको हम साथियों क्या बोलते हैं, इसको साथियों हम बोलते हैं आपका बोमेन संपुट। और इसमें गुच्छेनुमा संरचना होती है, वही कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा नेफ्रॉन का कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ, इसी बोमेन संपुट में साथियों आपका ग्लोमेरुलस रहता है, जो कि गुच्छा ग्रुप में रहता है। और इससे एक पाइप जुड़ा रहता है, इधर पाइप है इधर पाइप, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, ठीक है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो आपका बोमेन संपुट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गति जो है 100 जूल है, पिंड का वेग क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारा क्या दिया है, पिंड का वेग, तो सिंपल निकाल दीजिए। गति जो है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv²। तो 1/2m, m का वैल्यू साथियों 2 kg दिया है। भी अच्छा भी तो दिया ही नहीं है, इसमें भी पूछ रहा है, तो v² दे दीजिए। इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, के मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू खुद दिया 100 जूल, तो इसको हम हटा देते हैं, 100 जूल दे देते हैं। इधर क्या दे देते हैं, 100 जूल इधर दे देते हैं। तो 2 ये खत्म हो गया। अब v² बराबर 100 है, तो ये इधर आएगा तो रूट में चला जाएगा, तो 100 का वर्गमूल 10 आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए ये भी डायरेक्ट हमारे वीडियो से आया हुआ अम्ल क्षार लवण से क्वेश्चन आया है। सॉरी ये आपका है पहला चैप्टर से। जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं, चूना पत्थर भाई क्या होता है, तो बोलिएगा CaCO3 होता है। इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, है ना, संगमरमर बोलते हैं। अगर गर्म करेंगे तो भाई गर्म कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, बूझे चूने में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर गलत दिया है, बूझा चूना नहीं होगा, बिना बूझा होना चाहिए। बूझा चूना नहीं होता, बूझा चूना का मतलब होता है साथियों CaOH2 होता है। CaOH2 होता है बुझा हुआ चूना, और ये बुझा चूना बोल रहा है, तो बुझा चूना नहीं होगा। ये जब इसको गर्म करते हैं साथियों तो बनता है CaO प्लस में CO2 बनता है। समझ गए ना, ये आपका बनता है। तो ये CaO जो बना है ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है, तो आंसर हमारा बिना बुझा हुआ चूना होता है। खैर ये हमसे पूछा क्या किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो भाई तीर के बाएं तरफ एक गुण है जी, वीडियो में जाकर देखो कितना बार सब बोल दिए हैं अभिक्रिया पहचानने का तरीका। तो अपघटन है, इसी का दूसरा नाम क्या है, अच्छा अपघटन का दूसरा नाम क्या है, आप इस बात को कमेंट कीजिएगा। अपघटन का दूसरा नाम क्या है, आप इस बात को कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट साथियों, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या क्या है। देखिए हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी परमाणुक त्रिज्या, ये सब तो खैर याद रखने वाली बात है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस सब में क्या है बताऊँ, आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखिए, 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। कोई गेंद साथियों इसको कहाँ फेंका जाता है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। तो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जा रहा है। भाई गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है ना, ये खिलाफ जा रहा है, मतलब माइनस होगा वैल्यू, ठीक है ना। और तो U का मान क्या है साथियों,
अच्छा आगे बढ़ते हैं पहले। और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। ऊपर साथियों फेंका ना तो कितना तक गया है, 20 मीटर तक। तो भाई 20 मीटर ऊंचाई तक गया, ठीक है, यहाँ से शुरू से गया होगा तो कुछ ना कुछ इसका शुरू में वेग होगा, और जब ऊपर गया 20 मीटर तक यहाँ रुक ना गया मेरे भाई, रुक गया तो यहाँ पर वेग इसका 0 हो गया, यानी अंतिम वेग 0 हो गया, यानी v का वैल्यू हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो u पूछ रहा है, u का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। और हमारा m का वैल्यू साथियों दिया है 0.5 kg और h दिया है साथियों 20 मीटर दिया है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में संबंध आपका किससे होता है साथियों, तो बोलिएगा ये होता है आपका v² बराबर u² प्लस 2as होता है। तो मेरे भाई ये बताइए, यहाँ गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जा रहा है तो प्लस नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पर साथियों हम क्या देंगे, माइनस देंगे। क्या देंगे साथियों, माइनस देंगे। और त्वरण के बदले में क्या देंगे, g देंगे, और s के बदले में साथियों h देंगे। समझ के बात को ना। अब v का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, v का वैल्यू 0। u का वैल्यू तो पता नहीं है हमको, u² माइनस 2 गुना g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू बोलिएगा 10, खुद दिया है g का वैल्यू यहाँ। और h का वैल्यू कितना दिया है, h का वैल्यू 20 दिया है। तो भाई कर लो ना, द्रव्यमान का तो कोई यहाँ पर काम ही नहीं है हमारे पास, द्रव्यमान का तो कोई काम ही नहीं है, तो फालतू का दिया था हमारे पास। तो 2 दही क्या जगह, 2 दही 20, अब 20 गुना 20 400, और u² है तो माइनस 400 उधर फेंक देंगे, तो u² बराबर आ जाएगा 400। तो u को इधर करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो u का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो 20 करेक्ट आंसर, ठीक है ना। द्रव्यमान खाली पगलाने के लिए दिया था हमको। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है, मेरे भाई साहब ये होता है आपका एक कोष के जीव में। जरा ये बता दीजिए, देखिए ये वीडियो हमने 4-5 मुझे लगता है 5-6 दिन पहले हमने डाला होगा, और लैंगिक जन वाला, उसमें हमने फुल कॉन्सेप्ट बताया है। और लैंगिक जन के कितने प्रकार होते हैं, विखंडन होता कैसे है, पुनर्जनन कैसे होता है, मुकुलन कैसे होता है, बीजाणु जनन कैसे होता है, कायिक जनन कैसे होता है, हर एक चीज़ बताई है। तो देख लो भाई, ऐसे सब प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। तो भाई एक कोष के जीव से अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया है ना, यूग्लिना, इस समय आपका एक कोष के जीव में विखंडन से होता है। समझ गए ना। और एक बात को और कमेंट कीजिएगा, अमीबा में जो है, अमीबा में बताइए द्विखंडन होगा कि बहुखंडन होगा, इस बात को कमेंट कीजिएगा। अमीबा में द्विखंडन होगा कि बहुखंडन होगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट जरूर इस बात को कमेंट करेंगे। नेक्स्ट साथियों है, किसी वस्तु के विस्थापन का मान 0 होने के लिए क्या सही है, मतलब कौन सी स्थिति जरूरी है। मेरे भाई साहब विस्थापन के बारे में आप कहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो बताते हैं। विस्थापन साथियों क्या होता है, एक बिंदु से 2 बिंदु तक मान चलिए कोई दूरी है, ये 1 बिंदु है, ये 2 बिंदु है, ए बी है, इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी कितना है साथियों, वही आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। तो कह रहा है यहाँ पर 0 कह रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 कहने का मतलब है साथियों कि जब वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, जब ये स्थिति आपका और ये स्थिति दोनों आपका समान साथियों रहेगा ना, तो हम बोलेंगे साथियों क्या आपका विस्थापन 0 होगा। विस्थापन साथियों क्या होगा, 0 होगा। समझ गए ना। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। मेरे भाई साहब अगर आप अपनी वंश को बचाना चाहते हैं तो आपको जनन करना ही पड़ेगा, संतान आपको उत्पन्न करना ही पड़ेगा। अगर अपनी भाषा में बोलो तो बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे, सीधी भाषा में ये चीज़ें बोलनी ही पड़ती है, ठीक है ना। अगर आप प्रजनन नहीं करते हैं तो आपका वंश एक समय खत्म हो जाए, क्योंकि हर एक की आयु सीमा तय होती है, 60 साल 65 साल तक जिएगा। और अगर आपका जनन परिवार नहीं बढ़ेगा, प्रजनन नहीं कीजिएगा तो परिवार नहीं बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा वो सब पूरा खत्म हो जाएंगे। तो वही है प्रजातियों की आबादी की स्थिरता, जो आपका प्रजाति है उसको हम स्थिर रखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रजनन का यूज करेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है। जल में नमक मिला दीजिए तो क्या कोई महक आएगा आपको, कोई महक नहीं आएगा। जल में पोटेशियम परमैंगनेट मिला दीजिए तो कोई महक आएगा, कोई महक नहीं आएगा। भले जल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से विलयन का कारण बैगनी हो जाता है, जल में चीनी मिलाने से महक आता है, नहीं आता है, लेकिन डेटोल मिलाने से साथियों महक आपका आता है। हाथों धोते हैं तो देखते होंगे कि डेटोल महकता है। तो ये तो एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन था, इसमें तो दम ही नहीं था बिल्कुल। देखिए दर्पण से फिर क्वेश्चन आया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता थीटा के आर के संदर्भ में किसके बराबर होती है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, क्या बात है सिंपल सी, तो बोलिएगा कि जो है ना एकदम क्या बोलेंगे, एफ बराबर क्या होता है, बोलिएगा r/2 होता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो वही बात है यहाँ पर, सिंपल से देख लीजिए r/2, यानी संबंध पूछ रहा था एफ और आर में, तो r/2 r वक्रता थीटा होता है। और देखते हैं कितना बार साथियों इस क्वेश्चन को बोल दिए एनालिसिस में, जो शुरू से देखा ना उसको तो ऐसा ही बना देगा, और ये सही तो हल्के क्वेश्चन है। डैश से प्राप्त यानी डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों का जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भाग को वहन करता है। साथियों क्वेश्चन कह रहा है जाइलम जो आपका है ना, यानी इसका आंसर है बोल देना, जाइलम क्या करता है, मिट्टी से क्या करेगा, जल को लेगा और खनिज पदार्थों को लेगा, पौधों तक पहुँचाएगा, पौधे के सभी अंगों तक, एक दिशीय क्या करेगा, एक दिशीय। और फ्लोएम क्या करेगा, जो उन पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, बोलेगा ग्लूकोज है, तो वो कहाँ संश्लेषित हो रहे हैं, बोलेगा पत्ता में, और वहाँ से सबको भोजन कौन पहुँचाएगा, पौधे के सभी अंगों में
फ्लोएम पहुँचाता है। कितना बार बोल दिए हैं, जाइलम और फ्लोएम के हम 4 पार्टों आपको बताए हैं। कौन कोशिका जाइलम का मृत होता है, कौन जीवित होता है, सब बताए हैं, है ना। तो कितना एक ही बार आपको हम बोले। अब ये क्वेश्चन को देखो, 2 मिनट का वीडियो हमने एक डाला था, उसमें साथियों जो विलयन की सांद्रता वाले पद थे उसको मैंने फॉर्मूला में बताया था और डायरेक्ट फॉर्मूला ही आया हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला कह रहा है कि आयतन प्रतिशत द्वारा, यानी कि विलयन के आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला कौन सा है। तो भाई इसमें कुछ बताना नहीं है, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मैंने वीडियो छोटा सा डाला हुआ है, उसमें आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। साथियों ये किस में होता है, अमीबा में होता है। और मैं आपको बता दूं कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है साथियों, ये कहलाता है पाचन। जटिल पदार्थों मान चलो ऑप्शन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि जटिल पदार्थों में कोई भी पोषक तत्व का जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, तो ये साथियों आपका कहलाता है पाचन कहलाता है। बाकी ये जो कोशिका किस में होता है, ये होता है आपका अमीबा में। किस में होता है साथियों, अमीबा। आपको पता है ना अमीबा आपका ऐसे होता है, अमीबा कैसे यो बना दो, ये अमीबा का जो कूट पात साथियों ये जो होता है, ये बाहर जो भोजन रहता है ना, इस भोजन को इसको बढ़ा के और अपने खाद्य रिक्तिका रूप में अंदर कर लेता है। इसमें खाद्य रिक्तिका, तो रिक्तिका का ही बात कर रहा है, उसमें फिर ये क्या होता है, सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और उसके बाद पूरा कोशिका द्रव जो अमीबा का होता है, अब अमीबा कोशिका है ना भाई, इसके पास भी कोशिका द्रव होगा, उसमें फैल जाते हैं। उसके बाद ये पूरा अपना जो भी इनका प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, पहले अंतःग्रहण है, फिर पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, उसके बाद आपका क्या है, बहिक्षेपण है। इस तरह से इसमें पूरा प्रोसेस होता है। तो अमीबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन से पूछा है। न्यूरॉन का आकृति क्या होता है साथियों, बनाया था मैंने एक बार। न्यूरॉन का आकृति कुछ इस तरह से आपका होता है, इस तरह से न्यूरॉन का आकृति होता है, समझ के साथियों ना, इस तरह से होता है, ठीक है ना। इस तरह से न्यूरॉन का क्या होता है, आकृति। ये फिर जो आपका नीचे वाला पार्ट है, इससे फिर एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है। अब इसका कार्य समझाते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं दुर्मिका, यहाँ से क्या होता है, मैसेज को प्राप्त करता है। और ये आपका क्या होता है, कोशिका द्रव वाला पार्ट, इसमें कण होते हैं, कोशिका द्रव के कण होते हैं, मतलब ये केंद्रक होता है, तो कोशिका का भाग ये, इसमें कोशिका द्रव होता है। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है, यानी स्पेशलाइज्ड एक सेल है जो विद्युत आवेग का मतलब मैसेज का बात यहाँ पर साथियों हो रहा है, करंट के माध्यम से वो मैसेज होता है, विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, यहाँ शरीर का एक भाग से दूसरे भाग तक साथियों पूछ लिया है, यानी कि न्यूरॉन के किसी विशेष अंग का कार्य नहीं पूछा है। तो भाई ये सिंपल सी बात है, कौन, तंत्रिका कोशिका ही करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये आपका हो गया, ठीक है। तंत्रिकाक्ष जो साथियों एक्सॉन है, ये जो दिख रहा है ना, ये इसी को कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इसमें क्या होता है, रेनवियर के नोड लगे होते हैं, क्या साथियों, रेनवियर के नोड लगे होते हैं, ठीक है ना। और द्रुमकाक्ष डेंड्राइट आपको बता दिया, ये क्या करता है, सूचना को प्राप्त करता है, ये क्या करता है, सूचना को प्राप्त। और जो एक्सन साथियों एक्सॉन जो, ये क्या करता है, आगे मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करता है। समझ गए ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शायद क्वेश्चन अब इसमें लगता है नहीं है, तो मैंने उसका पूरा शिफ्ट आपका 28 का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा करा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। जैसे जैसे साथियों हमको टाइम मिलता है ना, कहीं भी मिलता है ना, मैंने आपको हमेशा अपना प्रयास देने का, मतलब जो भी हमेशा एफर्ट है अपना देने का आपको प्रयास करता हूँ। समय वेस्ट मैं अपना नहीं करना चाहता, ताकि आपको कुछ ना कुछ, आप जुड़े हमसे तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए साथियों, ठीक है ना। अब रूम पर जाएंगे तो कुछ बढ़िया से आपके लिए हम फिर से आपको एग्जाम को देखते हुए फिर से हम कुछ अच्छा आपके लिए हम करेंगे जरूर, ठीक है ना। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अपना करना ना भूलिए।